बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी। चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। टॉपिक क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिस तरह आप लोगों ने लीनियर मोशन में पढ़ा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं कि ये रोटेशनल एनालॉग है, रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल एनालॉग है किस चीज का? लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर है ये बात? या हम कहते हैं कि ये एक एंगल है, एंगल मेट at the center of a circle by an arc is called एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये बात? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और प्लेन एंगल सेम चीज़ है, ठीक है। प्लेन एंगल चैप्टर नंबर 1 में जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये क्या है, द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, बाय एन आर्क इज नोन एज प्लेन एंगल, या इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, प्लेन एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा के लिए 2 डायमेंशनल होगा, ठीक है। मतलब ये ओपन सरफेस में होगा। क्या होगा? ओपन सरफेस। 3 डायमेंशन तो क्लोज सरफेस, ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। 2 डायमेंशन ओपन सरफेस। ये एक सर्कल है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेता हूं। क्लियर है ये बात? एंगल बनता है सेंटर ऑफ अ सर्कल पे। कब बनेगा? जब एक आर्क यहां से लेकर पॉइंट नंबर ए से लेकर पॉइंट नंबर बी तक, ये एक आर्क है। आर्क क्या है? पार्ट ऑफ द सर्कल है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये जो एंगल यहां पे बन गया, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या इस एंगल को हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। या इस एंगल को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल कहते हैं, या 2 डायमेंशनल एंगल कहते हैं। क्लियर है ये बात? अब देखें गौर से, ये वो आर्क है, ठीक है। यहाँ पे एंगल बनता है। अब जैसे जैसे मैं ये डिस्टेंस ज़्यादा करता हूँ तो एंगल भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। एंगल क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। S क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ ताल्लुक क्या है? वो डायरेक्टली रिलेशन है। जब डायरेक्टली रिलेशन है तो क्या चीज़ कांस्टेंट है? R कांस्टेंट है। R क्या है? वो है रेडियस। रेडियस कांस्टेंट है। यहाँ पर जिधर भी जाए रेडियस क्या होगा? कांस्टेंट है, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू R थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई R। क्लियर है ये बात? ये S क्या है? पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। या यहाँ से हम शुरू होते हैं, यहाँ पे दोबारा आ जाए तो एक सर्कमफेरेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं कि S हमारे पास क्या है? वो है सर्कमफेरेंस या टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल। लेकिन इस टाइम ये S क्या शो कर रहा है? ये मैं कहता हूँ, चलो डिस्टेंस शो करता हूँ। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट A to B या B to C या C to D अप टू so on and so forth। R क्या है? ये है रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसी पे एक MCQ आ जाए, जरा गौर से सुने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCQ आ गया कि इफ
we increase if we increase the radius of a circle. Angular displacement will be option A increase, option B decrease, option C remain same, option D none of above. तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आप लोगों के जहन में जो क्वेश्चन आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। क्लियर है ये बात? आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे थीटा और आर के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अगर रेडियस को हम ज़्यादा करें तो ये एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है। सो आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ऑप्शन बी क्या है? ये गलत है। इंक्रीज भी नहीं है, रिलेशन तो डायरेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए भी गलत है। ठीक है, अब इन दोनों में से एक करेक्ट है, या तो नन ऑफ अबव करेक्ट होगा या रिमेन सेम करेक्ट है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है? वो है रिमेन सेम। अब रिमेन सेम क्यों करेक्ट है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में इसके साथ, वो ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या प्लेन एंगल या सेंट्रल एंगल या टू डायमेंशनल एंगल डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट? ऑन रेडियस। अब जरा गौर से देखो, मैं बताता हूँ किस तरह डिपेंड नहीं करना। ये एक सर्कल है, यहाँ पे एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। अब ये सर्कल में बढ़ाता हूँ, रेडियस बढ़ गया, ठीक है, कितने एंगल बनेंगे? 360 डिग्री। अब सर्कल और भी बढ़ाता हूँ, मतलब रेडियस और भी बढ़ गया, लेकिन एंगल वही के वही है। ठीक है, अगर पूरा अर्थ मैं कंसिडर करूँ एज ए सर्कल, फिर भी एंगल कितना रहेगा? 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस पे ये डिपेंड नहीं करता। अगर डिपेंड करता है तो किस चीज़ पे करता है? सिर्फ ये आर्क पे डिपेंड करता है। ठीक है, आर्क ज़्यादा होता है तो एंगल ज़्यादा होगा, आर्क कम हो रहा है तो एंगल क्या होगा? कम होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब लास्ट ईयर एमसीक्यूज आए थे इसी पे कि एरिया is calculated, area of a circle is calculated by angular displacement number B linear displacement, linear velocity या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। थोड़ा सा मैंने उसमें चेंजेस किया ऑप्शन में। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल को हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोग सोचेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक बात जहन में याद रखो, वो ये है जहाँ पर भी रेडियस मौजूद हो तो वहाँ पे एरिया और डायमीटर ज़रूर हो जाए। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर। तो इससे हम मालूम कर सकते हैं, क्या मालूम कर सकते हैं? एरिया मालूम कर सकते हैं, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो। तीनों से हम क्या मेजर कर सकते हैं? एरिया ऑफ अ सर्कल को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसी पे एक और एमसीक्यूज करते हैं। वो एमसीक्यू क्या है? वो एमसीक्यू है इफ देयर आर टू सर्कल, if there are two circles having radii of
1:2. The ratio of their angular displacement will be, अब गौर से देखिए, 1:2, 2:1, 1:1 या 0। इनमें से कौन सा करेक्ट है? दो सर्कल्स है, एक का रेडियस है, सपोज करें यही दो सर्कल है, एक का रेडियस है 1 मीटर और दूसरे का रेडियस है 2 मीटर। ठीक है, इसका अगर हम रेशो मालूम करें R1 डिवाइड बाई R2 तो ये है 1 डिवाइड बाई 2 या 1:2। मैं मांग रहा हूं कि θ1 डिवाइड बाई θ2 ये कितना होगा? क्या 1:2 होगा या 2:1 होगा या 1:1 या 0? ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1:1। रीज़न क्या लिखेंगे? यही रीज़न आप लोग बताएंगे कि थीटा डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेडियस, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। समझ आ रही बात की? इसके अलावा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस तरह मैंने प्लेन एंगल में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एस क्या है, ये एस यहाँ पे है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल। अगर हम कंसिडर करें तो सरकमफेरेंस आर के साथ क्या रिलेशन है, मतलब इन टर्म ऑफ रेडियस, इन टर्म ऑफ एरिया और इन टर्म ऑफ डायमीटर क्या है, वो सिर्फ मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ कि क्या रिलेशन है। बाकी आप लोगों को खुद ब खुद याद आ जाएंगे। क्लियर है ये बात? यहाँ पर देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉपिक है, इसमें सरकमफेरेंस इस वजह से मैं लिखता हूँ कि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए। ठीक है, आप लोगों को याद हो जाए कि कैसे होता है वहाँ पे। देखो एज हमने पढ़ा है कि सरकमफेरेंस बराबर है 2πr फॉर होल सर्कल, नंबर 1 रिलेशन। और इसमें हमने कहा था कि सरकमफेरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस के साथ इसका ताल्लुक क्या है? डायरेक्ट है। रेडियस बढ़ता है तो सरकमफेरेंस बढ़ेगा, रेडियस डिक्रीज होता है तो सरकमफेरेंस डिक्रीज होगा। क्लियर है ये बात? नंबर 2 हमने बात क्या है कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 इंटू √a इंटू पाई। और यहाँ पे हमने ये कहा था कि सरकमफेरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √a। ठीक है, अगर एरिया इंक्रीज होता है तो सरकमफेरेंस इंक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होता है तो सरकमफेरेंस डिक्रीज होगा। लेकिन कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? √ पे डिपेंड करता है। समझ आ रही बात की? और इसके MCQs वगैरह वहाँ पे मैंने समझाया था। ठीक है, उस टॉपिक की तरफ जाए और उसको देख ले। नंबर 3 वो ये था कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी इन टर्म ऑफ डायमीटर। इस दौरान सरकमफेरेंस का ताल्लुक डायमीटर के साथ क्या है? वो डायरेक्ट रिलेशन है। डायमीटर अगर हम बढ़ाएं तो सरकमफेरेंस बढ़ेगा, डायमीटर अगर हम डिक्रीज करें तो सरकमफेरेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। खैर ये बात, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने करा दी। ठीक है, अब एक MCQ आ गया। MCQ क्या है जरा गौर से देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये ऑलरेडी मैंने कराया भी है। ठीक है, दोबारा कराओ। विच ऑफ द following equation show the what? The angular displacement. Angular displacement. Option A, theta is equal to S by R. Option B, sin theta is equal to S by R. Option C, sin theta divided by cos theta is equal to S by R. Option D, all of above. Correct option इसमें कौन सा है? So the correct option in this MCQ that is all of above. फिर आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो सिर्फ लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, साइन थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, या साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, इसका मतलब टेंशन थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बात जहन में याद रखो, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है। ये पॉइंट 1 था और ये पॉइंट नंबर B। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल बन गया। ठीक है, मतलब ये हुआ
कि ये एंगल के बिल्कुल सामने ये आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया बेस और ये आ गया हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? जब बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो तो साइन थीटा और टेंजेंट थीटा बराबर होगा, ये जहन में याद रखें, ठीक है। व्हेन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज तो साइन थीटा क्या होता है, ये बराबर है टेंजेंट थीटा के। क्लियर है ये बात? चलो देखते हैं। देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और ये मैंने कंसिडर किया है थीटा से। साइन थीटा किस चीज़ के बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये किस चीज़ के बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और थीटा तो अपनी जगह पे है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? वो है यहाँ पे एस है तो एस बाई आर, ये परपेंडिकुलर एस, बेस क्या है? आर, सो एस डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू थीटा। क्लियर है? सो थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, साइन थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। सो लिहाजा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑल ऑफ अबव है। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कॉस थीटा क्या होगा तो कॉस थीटा से 1 आता है। किस तरह? देखो, कॉस थीटा बराबर है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस पे क्या है? आर, हाइपोटेन्यूज पे क्या है? आर, सो आर डिवाइड बाय आर से क्या आता है? 1। मतलब कॉस थीटा 1 कौन से जगह पे 1 आता है? वो है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, समझ आ रही बात की? जब कॉस 1 के बराबर हो जाए तो फिर क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा किस चीज़ के बराबर है? वो है एस बाई आर। सो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? वो है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, एंड टू द नेक्स्ट लेक्चर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके यूनिट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या है, किन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है, ठीक है, कौन कौन सा यूनिट कॉमन यूनिट है, कौन कौन सा यूनिट जो है वो एसआई यूनिट है, और रिलेशन क्या है बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये मैं बता भी चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ प्लेन एंगल में, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा इसको सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं उस लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।